नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में इस बार इसे रखा गया है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाएँगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा कि टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन है, किन-किन ऑर्गेनाइजेशन का किस-किस प्रकार से कार्य होता है, कौन-कौन से देश इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन को हम ऐसे समझ सकते हैं, हालाँकि यहाँ पे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी हमने पढ़ा है, जैसे आसियान वगैरह हो गया और बहुत सारे ऐसे संगठन के बारे में इससे पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं। लेकिन अब हमारा जो लेवल है वो थोड़ा-सा नेक्स्ट हो चुका है, इसलिए हम अब क्षेत्रीय संगठन के बारे में ना पढ़ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल रूप से काम करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो संगठन है वो अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, कहने का मतलब है उनके अंदर एक कोई छोटा-सा क्षेत्र नहीं होता, छोटा-सा भूभाग नहीं होता और केवल एक देश नहीं होते। ये कई सारे देशों के साथ मिलके एक बार में काम करते हैं। इसलिए इनके जो उद्देश्य होते हैं वो व्यापक होते हैं। व्यापक कहने का मतलब है फैले हुए होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, वो जितने भी अलग-अलग देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं या झगड़े होते हैं या किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो उन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापना करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है और उनके बीच में एक अच्छा वातावरण तैयार करना, एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना, ये सारे काम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व के लिए और क्या ज़रूरत पड़ता है इसका पूरे विश्व के लिए? तो जैसा कि आपने पहले वाले पॉइंट्स में ये भी आपको बताया था कि ये पूरे विश्व में होने वाले लड़ाई झगड़ों को शांति के रूप में परिवर्तन करता है। तो एक यही ऐसा मुद्दा है जो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, लेकिन केवल और केवल आप इस मुद्दे को लेके ही इसकी आवश्यकता को नहीं बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी ज़रूरत क्यों है? क्यों उनकी उपयोगिता हमारे विश्व के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है? तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए आपने अभी पैंडेमिक कोरोना को ही देखा। क्या ऐसी बीमारी को किसी एक देश के माध्यम से निपटा जा सकता था? नहीं। इसलिए इसमें पूरे विश्व लेवल पे कई सारे देशों ने एक साथ मिलके काम किया। तो यही कहा जाता है कि कुछ ऐसी परेशानियां होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसे एक देश से नहीं संभाला जा सकता है। ऐसे में क्या होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर में कई सारे देश होते हैं इसके सदस्य के रूप में, वो मिलके उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं, उन संगठन के द्वारा फिर मदद मिलता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना। अगर किसी एक देश से दूसरे देश की कोई समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ऐसे में भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो उनके बीच में शांति बहाल करने का काम करते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा कहता है युद्धों की रोकथाम में सहायक होता है। जो युद्ध वगैरह होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, उनको रोकने के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। कई बार दूसरे देशों को समझाते हैं और उनके समझाने के बाद ये युद्ध रुक जाता है। हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, तो इसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जो इन दोनों के बीच में शांति विराम क के लिए बात किया है, उनको युद्ध रोकने के लिए बोला है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के इतने बोलने के बावजूद भी आज भी
यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल ही रहा है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा कहता है विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। ये जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, जो व्यापार के माध्यम से एक देश में दूसरे देश की मदद होती है, तो ऐसे पॉइंट्सों को भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब हो गया कोई एक ऐसा जगह है जहां पे भूकंप, बाढ़ या सूखा के कारण कोई परेशानी हो रहा है, जो प्रकृति के माध्यम से होता है। तो ऐसी समस्याओं को निपटने में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी मदद करते हैं। महामारी जैसी बीमारी, जैसे कि पैंडेमिक, कोरोना हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये सारे जो महामारियां हैं, इनसे निपटने में भी वो काफी मदद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहने का मतलब है जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ हाथ मिलाता है, व्यापार में हाथ मिलाता है, या फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक या किसी सामाजिक अन्य तरीकों से हाथ मिलाता है, तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो उन दोनों को बढ़ावा देते हैं ताकि वो और आगे बढ़ सके, अग्रसर हो सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट है वैश्विक तापमान से निपटना। ये वैश्विक तापमान जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन हमारे विश्व का जो टेम्परेचर है वो गर्मी की ओर बढ़ रहा है, तो इन्हीं समस्याओं को भी समाप्त करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि पूरे विश्व में, केवल और केवल यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो हम एक देश की बात ना करके इसके अंदर कई सारे देश अर्थात पूरे विश्व की बात करेंगे। क्योंकि ये जो विश्व तापन है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उष्णता जो है, जो गर्मी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन चिंता के विषय में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अभी तक जो हमने बात किया है, तो सबसे पहले तो हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ही समझा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के बारे में समझा कि क्या जरूरत पड़ती है हमारे पूरे विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन जो काफी महत्वपूर्ण है, जिन्हें बहुत मुख्य माना जाता है, जो मेन होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है हमारा लीग ऑफ नेशंस, जो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे है विश्व बैंक, ये तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर पे है विश्व व्यापार संगठन, ये चौथे नंबर पे है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठे नंबर पे है। एनएमएसटी इंटरनेशनल, ये सातवें नंबर पे है। इसके अलावा आपको दो और पढ़ने हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच है और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस सोसाइटी। ये जो टोटल हैं ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लगभग लगभग 9 जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये 9 पॉइंट्स जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे वो संगठन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। ये 9 संगठन के अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी याद रखना है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ और बता देता हूँ, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 10वें नंबर पे। हालांकि इस मुद्दे का चर्चा हमने आगे के स्लाइड में किया है, वहां पे आपको इसे समझने में आसानी होगा, लेकिन 10 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। 10वें नंबर पे हमने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 9वें पे है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इससे पहले है ह्यूमन राइट्स, उससे पहले है एनएमएसटी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। ये 10 पॉइंट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा है और ये काफी महत्वपूर्ण है, खासकर जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बात होगा, तो वहां पे सबसे शक्तिशाली, सबसे पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूएनओ को ही माना जाता है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। स्थापना की अगर बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा देश किस संगठन में है, ये तो पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वर्तमान समय में 195 कंट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती है हमारे पूरे विश्व में। 195 देश हैं। यहाँ पे 193 इसलिए हैं क्योंकि जो दो देश है ना वो इतने छोटे हैं, हालांकि देश की मान्यता तो उन्हें मिली हुई है, लेकिन वो देश है ही नहीं, क्योंकि किसी देश में बस 4000 लोगों की जनसंख्या है, किसी में
में 3200 है। तो ऐसे छोटे मतलब आप समझ सकते हो ना, जब पूरे देश में ही अब 4000 लोग ही रहते हैं, तो इनको अभी तक पूर्ण रूप से देश नहीं माना गया है, इसलिए इसको यूएनओ में शामिल भी नहीं किया गया है। तो 193 कंट्रीज हैं वर्तमान में जो कंट्रीज के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो सभी यूएनओ के अंदर है। इन सभी को यूएनओ के बनाए गए नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। मुख्यालय की अगर बात कर लें तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया। करंट में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशन जो दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने कहीं वहीं से निकलकर यह बना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल 51 सदस्य हैं, जो अभी मैंने आपको 193 बताया है वर्तमान समय में। जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय ये 193 सदस्य इसके अंदर नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ 51 सदस्यों के साथ मिलकर ही यूएनओ का निर्माण किया गया था। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। अर्थात जब यूएनओ का निर्माण हो रहा था तो उसी समय से भारत जो है इसका सदस्य रहा है। मतलब यूएनओ का निर्माण करने में भारत का भी हाथ है। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। मतलब 2013 की अगर बात कर ले तो 2013 आते आते इसमें टोटल कुल सदस्यों की संख्या 193 हो गई थी। 193 मतलब कि सबसे लास्ट में जो इसका सदस्य बना है वो दक्षिणी सूडान है। याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान जो है वो यूएनओ में सबसे लास्ट में शामिल हुआ है। 193वां इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 से है। मतलब 24 को इसका निर्माण हुआ था और 30 से ही भारत इसमें जुड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? अभी तक हमने इसमें देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, ये कई सारे देशों के साथ मिलकर काम करता है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि यूएनओ आखिर काम क्या करता है। सबसे पहले नंबर पे है कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकता है। जितनी भी फाइटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, खासकर एक देश से दूसरे देश का, तो इन सभी को रोकने का काम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ही करता है। दूसरा जो है राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। सहयोग कहने का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में मदद को तैयार करना या फिर किसी ऐसे मंच को तैयार करना जिससे उनके आर्थिक स्थिति सही हो, उनके इकोनॉमिकल सिस्टम सही हो, उनकी संस्कृति सही हो, व्यापार व्यवस्था सही हो। तो ये सारी चीजों में ना यूएनओ जो है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना। कैसे दो अलग अलग देशों के बीच में अगर युद्ध छिड़ा हुआ है तो उनके बीच में दुश्मनी को कम कैसे किया जाए, कैसे शांति बहाल किया जाए, ये भी काम जो है वो यूएनओ का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। केवल और केवल एक देश की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यूएनओ काम करता है। सामाजिक कहने का मतलब होता है कि सामाजिक सुधार में भी काम करता है, उस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी काम करता है और विकास के लिए भी काम करता है। विकास कहने का मतलब है कैसे एक देश उन्नति करेगा। इन सभी चीज में यूएनओ का अहम योगदान होता है। साथ ही साथ आपदा, महामारी और अन्य किसी समस्या में भी यूएनओ की काफी मदद होती है, जो उसके सदस्य देश हैं जिनकी संख्या 193 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम। अंगों का नाम मतलब होता है कि ये मेन पावर है यूएनओ। इसके अंदर जितने भी अलग अलग संस्था काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद, दूसरे नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरे नंबर पे आता है सचिवालय, चौथे नंबर पे आता है आम सभा और पांचवें नंबर पे आता है न्यायशिता परिषद और लास्ट में सबसे आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी यूएनओ के अंदर आता है। जैसे आप अगर यूएनओ को ऐसे लिखते हैं एक डब्बे में, तो ये सारे इसके भाग हैं या फिर आप इसके ब्रांच कह सकते हो, जिसमें सुरक्षा परिषद पहले नंबर पे है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, आम सभा है, न्यायशिता परिषद है और फिर आर्थिक या फिर सामाजिक परिषद भी आप कह सकते हो। ये
जितने भी पॉइंट्स है ना, ये भी सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है जो अलग अलग तरीकों से काम करता है, क्योंकि यूएनओ एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब अपने शक्ति को पृथक कर रखा है, बांट रखा है। हर एक काम करने के लिए एक अलग अलग कमेटी बना रखा है, या फिर आप संस्था कह सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं। यूएनओ में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सुरक्षा परिषद, क्योंकि ये VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद यूएनओ के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स में बताया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के रूप में जाने जाते हैं, तो जिसमें पहले नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद। तो आइए सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग जो है वो सुरक्षा परिषद ही है, मतलब यूएनओ का सबसे पावरफुल अगर कोई संस्था है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सुरक्षा परिषद को माना जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों के साथ सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि इन्हीं सभी देशों को वीटो पावर प्राप्त है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वीटो पावर क्या होता है, तो वीटो पावर को लेके मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको वीटो पावर के बारे में समझाया गया है। हालांकि इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना है कि किन किन देशों के माध्यम से कितनी बार वीटो पावर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको टोटल 15 सदस्य बताए थे, तो 5 सदस्य तो ये हो गए। अमेरिका पहले नंबर पे, रूस दूसरे नंबर पे, ब्रिटेन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फ्रांस है और 5वें नंबर पे चीन है। इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं जो 10 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। मतलब जो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें ये 5 देश आते हैं, ये तो परमानेंट है, इनको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन अस्थायी सदस्य जो है वो 10 साल के लिए ही चुना जाता है। 10 साल के बाद फिर से उनको बदल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में हमारा कहता है अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र ने इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार करने की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी। यहाँ पे आप समझ लीजिए जो वीटो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 देशों को ही है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे देश हैं जो उनका मानना है कि उन सभी देशों को भी वीटो पावर प्राप्त होना चाहिए। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, आपको पता होगा कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको सुधार करने की मांग बहुत जोर शोर से आगे आने लगा। इसी में तीसरा पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। ये जो दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया है 1991 में जो शीत युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनकी बातें बहुत जोर शोर से वहां पे होने लगी कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बातें होने लगी कि 5 ही देश क्यों रहेगा अस्थायी सदस्य, 193 देश है, उसमें से और भी देशों को आप अस्थायी सदस्य बनाइए और अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है उसको और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। ऐसा माना जाता है और देशों के माध्यम से कि ये जो भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इन सभी चीजों को सुधारने में भी सुरक्षा परिषद की अहम भूमिका होना चाहिए। मतलब यूएनओ का जो एक संस्था है सुरक्षा परिषद, इन सभी को सुधारने की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महासचिव। अब महासचिव क्या है? तो देखिए, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में महासचिव काम करता है। जैसे अगर मैं भारत देश की बात कर लूं, तो भारत देश के अंदर आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। ऐसे महासचिव जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाते हैं। वर्तमान समय में अगर महासचिव की बात की जाए तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वही जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार भी कहते हैं? तो देखिए, वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्राप्त वह अधिकार है। अस्थायी सदस्य के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया था। अस्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। हमारा भारत देश इसके अस्थायी सदस्य में नहीं आता है। तो ये इनको क्या हो जाता है, ये अस्थायी सदस्य को ना वीटो पावर मिल जाता है। ये अधिकार होता क्या है? तो इसके आधार पर जब कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ
तब जाकर फैसले को रोक सकता है। मान लीजिए यूएनओ में कोई फैसला हो गया कि ये फैसला है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि यूएनओ में कोई ऐसा फैसला लिया कि इस संगठन को आतंकवादी करार दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे संगठन है जो आतंकवादी ही है। तो अगर यूएनओ ने ये फैसला लिया कि इस संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, ये जो 5 देश का नाम बताया मैंने, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तो इसमें से कोई भी देश जो है वो वीटो पावर लगा के कहेगा कि नहीं भाई, उस देश को हम आतंकवादी नहीं कहेंगे। अगर ये वीटो पावर का यूज करता है तो ऐसे में यूएनओ को अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। समझ सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा इसके पास शक्ति होता है वीटो पावर में। और चीन जो है वो कई बार आतंकवादी संगठनों को बचाने के लिए वीटो पावर का उपयोग करता रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि आतंकवादी संगठन तो उसके दामाद के रूप में काम करता है और वो भारत को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में भारत के खिलाफ होने वाली जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें चीन जो है वो खुल के समर्थन करता है। इसलिए कई बार ऐसा समय आया है जब चीन ने कई सारे आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी घोषित होने से बचाया है। तो यहाँ पे हम वीटो पावर की बात कर रहे हैं, तो वीटो पावर के बारे में और जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, ये ऑलरेडी हमने बात किया है। कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है, जिसमें से प्रत्येक की वोट का मूल्य 1 माना जाता है। एक देश का 1 वोट के रूप में उपयोग देखा जाता है। 5 सदस्य जो है वो अस्थायी है और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी है, और इन 10 सदस्यों की जो समय सीमा है वो बार बार बदलता रहता है, लेकिन ये परमानेंट है। अगले पॉइंट में हम ये जान लेते हैं कि 2006 तक किन किन देशों ने कितनी बार वीटो पावर का उपयोग किया है। तो अमेरिका ने जब से ये वीटो पावर आया है तब से अमेरिका ने अभी तक 82 टाइम्स वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, 82 बार। चीन ने 4 बार किया है और चारों बार लगभग लगभग यह किसी न किसी आतंकवादी संगठन को रोकने के लिए किया है, मतलब उसे आतंकवादी करार न होने के लिए किया है। वहीं पे अगर रूस की बात कर लें तो 122 बार रूस ने वीटो पावर का उपयोग किया है। फ्रांस ने 18 बार किया है और ब्रिटेन ने 32 टाइम्स किया है। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, याद रख कर लीजिए इसे कि अमेरिका 82 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, चीन 4 बार किया है, रूस 122 बार किया है, फ्रांस 18 बार किया है और ब्रिटेन 32 बार अभी तक वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है। सुरक्षा परिषद की जब हम बात कर रहे थे तो याद रखिएगा ये यूएनओ का ही एक भाग है। कौन? सुरक्षा परिषद, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मेन भूमिका इसकी होती है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी मतलब जो 5 देशों का नाम मैंने बताया था अस्थायी सदस्य के रूप में और 10 सदस्यों का नाम बताया था मैंने अस्थायी सदस्यों के रूप में, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हम अस्थायी सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने जाते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये परमानेंट होते हैं, इन्हें कोई नहीं हटा सकता और इनके पास वीटो पावर है, वीटो की शक्ति होती है इनके पास। इन 5 देशों के पास जो सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास वीटो पावर होता है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद का जितना भी फैसला होता है उसमें ये पांचों देश जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को ये रोक सकता है। अगर सुरक्षा परिषद किसी फैसले को सुनाता है तो ये अपने वीटो पावर से उस फैसले को रोकने की शक्ति को अपने पास रखता है। कोई भी एक देश वीटो पावर के माध्यम से उसे रोक सकता है। वहीं पे अगर हम अस्थायी सदस्यों की बात कर ले तो ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य जिनकी संख्या 10 है वो केवल और केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं, इससे ज्यादा इनकी समय सीमा नहीं होती है। इनके पास वीटो पावर भी नहीं होता, ये वीटो पावर का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं और इनकी संख्या 10 होती है। इनकी भूमिका सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो मतलब अस्थायी सदस्य है, जो 5 देश जो बहुत ही परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर है, इनकी तरह इनकी भूमिका नहीं होता, इनकी महत्व इतने अच्छे से नहीं दिया जाता। इसके अलावा ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोक नहीं सकते हैं, ये किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास तो वीटो पावर है ही नहीं, तो ये इसका इस्तेमाल करके किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान। अब भारत की चर्चा होनी शुरू हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है। तो सबसे पहले पॉइंट में है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है। शुरुआत से जब से वो उसके मेंबर के रूप में बना है तब से भारत उसके कार्यक्रमों में अपना योगदान
देता रहा है, चाहे वो शांति सुरक्षा का विषय हो, या फिर निशस्त्रीकरण का हो, या फिर दक्षिण कोरिया का संकट हो, या स्वेज नहर का मामला हो, या इराक या कुवैत पर आक्रमण की बात हो। देखिए यहाँ पे इराक कुवैत का मामला आ गया है। हमने ये बात पहले भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है, तो आप उन चीजों को याद रखिएगा ताकि आपको आगे समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर भारत के योगदान की बात हो, तो भारत जो है वो शुरुआत से इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी भूमिका को रखता आया है, वो हमेशा से अपने राय को रखता आया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो, मतलब ह्यूमन राइट्स की रक्षा की बात हो, उपनिवेशवाद हो, रंग भेद का विरोध हो, या फिर शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। ये जितने भी मामले हैं जो इंपॉर्टेंट है एक समाज को ऊपर उठाने के लिए, एक सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उनकी संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए, उसमें भारत हमेशा से अपना भूमिका निभाता रहा है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, रंग भेद का विरोध हो गया, शैक्षणिक मामले हो गए, आर्थिक मामले हो गए, सांस्कृतिक मामले हो गए। इन सभी चीजों में भारत अपनी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको परमानेंट मेंबर बनना है, तो जैसे कि आपको वीटो पावर प्राप्त हो जाए, तो आपको अगर वीटो पावर प्राप्त करना है, परमानेंट मेंबर बनना है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो आपके पास क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, जो अब कुछ समय में भारत उसके अंदर शामिल होने की योग्यता में पहले नंबर पे खड़ा उतरता है, क्योंकि हमारे भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो काफी मजबूत है। अब हम पहले की तरह नहीं है, अब हमारा देश भी काफी तरक्की कर चुका है। बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, एक मिलिट्री जो पावर है वो बड़ा होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे भी हमारा भारत खड़ा उतरता है। तीसरे नंबर पे है, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। अब तो हम दुनिया के सबसे सेकेंड नंबर पे हैं, आबादी के मामले में तो हम पीछे रह ही नहीं सकते हैं। तो ये तीसरा जो पावर है, इसमें भी हमारा भारत खड़ा उतरता है, इसमें तो हम पीछे हो ही नहीं सकते। तो पहला, दूसरा, तीसरा वो पॉइंट है जो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता लेने के लिए योग्य बनाता है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भारत का लगातार योगदान रहा है। भारत हमेशा से डोनेट करता आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में। लोकतंत्र का सम्मान करता हो, मतलब एक ऐसा देश हो जो डेमोक्रेटिकल हो, जिसमें लोकतंत्र हो, राजतंत्र मतलब नहीं होना चाहिए, प्रजा के माध्यम से वहां पे सरकार चलनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। तो इसमें भी हमारा भारत खड़ा उतरता है। इसके अलावा यह देश अपने भूगोल के, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो, मतलब एक ऐसा देश हो जिसमें कई अलग अलग जाति धर्म के लोगों की इज्जत होती हो। तो ये तो भारत हमारा शुरुआत से विविधताओं वाला रहा है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म संस्कृति बोलचाल भाषा, तो ये सारी चीजें रही है। तो ये सारे दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हमारा भारत अब वीटो पावर लेने के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले कुछ समय में अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत भी शामिल होगा। शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि भारत शामिल होने वाला था, लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने यहाँ पे अपना दोगलापनी दिखा के अपने वीटो पावर के माध्यम से भारत को इसमें शामिल होने से रोक दिया। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी फैसला लेता है सुरक्षा परिषद, तो उसके जो भी अस्थायी सदस्य हैं अपना वीटो पावर लगा के उसे रोक सकते हैं। तो चीन ने ऐसा करके भारत को इसके सदस्य बनने से रोक दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रमुख एजेंसियां कौन कौन है जो पूरे विश्व के लिए काम करता है? लगभग लगभग ये 193 कंट्रीज के लिए काम करता है। तो सबसे पहला तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूएनईएससीओ के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये जितनी भी एजेंसियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जिसे हम यूएनएचआरसी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसे यूएनएचसीआर कहते हैं। और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये है यूएनसीटीएडी। ये जितनी भी एजेंसियों का नाम मैंने अभी बताया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एजेंसियां हैं और आपको एग्जाम के लिए इन्हें याद भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इनमें से किसी एक संगठन का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो वहां पे आपको इसके फुल फॉर्म को ही बताना पड़ेगा, या फिर किसी एक पॉइंट को डिटेलिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको वहां पे डिटेलिंग भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों के बारे में बताया गया है। हालांकि इससे पहले हमने कई और बड़े बड़े एजेंसियों के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम। तो इसमें भी जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो भी आपको याद रखना जरूरी है। वीटो पावर के बारे में याद रखना जरूरी है, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के बारे में याद रखना जरूरी है। ऐसे ही आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख एजेंसियां हैं उसे भी याद रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। हमने इससे पहले के चैप्टर में एक ध्रुवीय विश्व और द्विध्रुवीय विश्व और एक ध्रुवीयता का अंत या फिर एक ध्रुवीय का वर्चस्व जो था उसे हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में। यदि आपने पहले के चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, उससे आपको इस वाले चैप्टर को समझने में काफी मदद मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के क्या क्या उपाय किए गए। तो सबसे पहला पॉइंट है शांति, जो है मतलब कि शांति व्यवस्था स्थापक आयोग का गठन हुआ, इसको शांति में लाया गया। शांति कहने का मतलब है जो भी उथल पुथल उस समय चल रहा था, जो भी लड़ाई झगड़ों के मुद्दे चल रहे थे, उनको शांत करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया, एक ग्रुप का निर्माण किया गया। दूसरा है मानवाधिकार परिषद की स्थापना किया गया, ह्यूमन राइट्स को लेके भी एक संगठन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सह शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हुई, एक लोकतंत्र कोष का गठन हुआ, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना हुई। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि आतंकवाद संगठन से जुड़े हुए जितने मुद्दे थे, क्योंकि आतंकवाद अभी के समय की समस्या नहीं है और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते ये भारत की समस्या है, ये ग्लोबल एक तरह से परेशानी है। पूरे विश्व के लिए ये आतंकवाद जो है वो एक समस्या है। तो इसको लेके भी यहाँ पे कई सारी संस्थाएं बनाई गई, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संस्थाएं बनाई गई, शांति को स्थापित करने के लिए संस्थाएं बनाई गई, ह्यूमन राइट्स को मतलब कि मानव के अधिकार को बचाने के लिए संस्था बनाई गई, और कई प्रकार के ऐसे लक्ष्य जो थे जो आने वाले समय में फ्यूचर में हमें प्राप्त करने थे, उसे कंप्लीट करना था, उसके लिए भी कई प्रकार के आयोग और संगठन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है न्यायशीता परिषद की समाप्ति। न्यायशीता परिषद कहने का मतलब है एक ऐसे समिति का गठन किया गया जिसको लेके न्याय की संगति को दिखाया जाता था, मतलब न्याय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण काम इसी के माध्यम से होते थे। क्योंकि अगर हम ग्लोबल रूप से देखें तो अगर हमारे एक जिले में कोई, मतलब मान लीजिए हम भारत की ही बात कर लें, तो भारत के अगर किसी एक जिले में कोई दिक्कत होती है तो हम जिला कोर्ट के अंदर उसे सॉल्व करवा लेते हैं। एक राज्य को कोई दिक्कत होता है तो हाई कोर्ट के अंदर वो सॉल्व हो जाता है। एक देश में अगर परेशानी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर एक देश से दूसरे देश को परेशानी होती है तो वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ही सॉल्व होता है। न्याय संगत परिभाषाएं आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका था, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व था वो पूरे विश्व में फैल चुका था, और जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे इंटरनेशनल लेवल पे वो सभी अमेरिका के गुलाम हो चुके थे, अमेरिका की बातों पे चलते थे। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता था। देखिए हम अगर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेना तो वो भी क्या था कि अमेरिका की शक्ति पर ना पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता था, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। अमेरिका को इसके बजट में योगदान बहुत ज्यादा है।
अगर हम बात कर लें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो अमेरिका जो है इसमें सबसे ज्यादा पैसा डोनेट करता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, और पैसा देने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके खिलाफ जाने से संकुचित होता है, घबराता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिका के ही क्षेत्र में है। मतलब अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी अमेरिका के अंदर ही है। इस कारण से भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका के खिलाफ ज्यादा बातें नहीं करता है। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना ये है कि अब हम जब भी बात अमेरिका की कर रहे हैं तो आपको पता है कि अमेरिका एक ऐसा मात्र देश है जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसी कारण से वहां पे यूएनओ भी जो है वो उसके खिलाफ नहीं बात कर पाता है। अमेरिका के जो शेष विश्व से वार्ता करने का तरीका, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास इस पे किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन है जो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे जो है वो काम करते हैं, जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे और भी ग्रुप हैं जो जिनकी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय नहीं माना जाता, या फिर जो सरकारी नहीं है, जिनको सपोर्ट बहुत ज्यादा सरकारों से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। अगर आईएमएफ की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बता रहा हूं उनके स्थापना, मुख्यालय और सदस्यों का नाम तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। 1944 में आईएमएफ बनाया गया और 1945 में हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सदस्यों की संख्या इसकी 189 है। वर्तमान समय में 189 कंट्रीज इसके अंदर हैं अभी। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। वैश्विक स्तर कहने का मतलब है कि पूरे विश्व के देशों का, मतलब 189 कंट्रीज जो है ना इसके अंदर, उन सभी देशों के अंदर वित्तीय व्यवस्था को देखने का, आर्थिक व्यवस्था को देखने का और तकनीकी सहायता मुहैया करवाने की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, आईएमएफ का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। याद रखिएगा 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में इस संगठन में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी 189 कंट्रीज है, 189 देश अभी वर्तमान समय में विश्व बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, अर्थात ये भी अमेरिका के अंदर ही है। डीसी का मतलब मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसके मुख्यालय का नाम है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 189 है। स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अगर हम अब विश्व बैंक के उद्देश्य की अगर बात कर ले तो विश्व बैंक का उद्देश्य मानवीय विकास, मतलब आम इंसान के विकास को लेके है, शिक्षा को लेके है, स्वास्थ्य को लेके है। हर एक देश में बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, हर एक देश में बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, कृषि को बेहतर बनाना, ग्रामीण विकास को बेहतर बनाना, इन्वायरमेंट को सेफ रखना, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इन सभी चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी मैं साथ ही साथ बताया जा रहा हूं आपको, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए स्थापना जो है इसका वो 1995 में हुआ था। देखिए याद रखिएगा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, विश्व व्यापार संगठन नहीं हुआ करता था। विश्व व्यापार संगठन से पहले जीएटीटी हुआ करता था, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। अगर हम विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की बात कर लें तो ये जिनेवा में है।
इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 164 है। 164 देश जो है वो विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी जुड़े हुए हैं। उद्देश्य की अगर हम बात कर ले तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और विश्व व्यापार के नियमों को तय भी करता है। विश्व व्यापार के नियम को तय करने में विश्व व्यापार संगठन की अहम भूमिका है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नंबर 4 हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम IAEA कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। यह संगठन परमाणु वक्त ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। परमाणु बम हो या परमाणु हथियार हो या फिर परमाणु से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीजें जो शांति को भंग करने के लिए माना जाता हो, ऐसे जगहों पे शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। मतलब अगर किसी देश के पास परमाणु बम वगैरह है भी तो उसका वो कैसे शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेगा, ये नहीं कि वो किसी भी देश के साथ, तो ऐसे देश ऐसे परमाणु हथियारों का उपयोग बहुत ही शांतिपूर्ण करें, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि कोई देश है जो तुरंत ही किसी दूसरे देश पे परमाणु बम फेंक दे, परमाणु मिसाइल से अटैक कर दे, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा जो है IAEA वो इन सभी चीजों को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, VVI पॉइंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि, मैंने आपको सभी को पहले भी बताया है वर्साई की संधि क्या थी। इसके द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी, मतलब बड़ी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। कब? 1946 में। मुख्यालय अगर की बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना जो इसका हुआ था वो वैश्विक मतलब पूरे विश्व के लिए अस्थायी शांति के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, इस कारण से ही हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थापना को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। यदि आपसे कोई काम करवा लेता है, मजदूरी करवा लेता है और उसके बदले में आपको पेमेंट नहीं देता है, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। वर्ष 1969 में अगर हम बात कर ले तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य, मतलब कि अलग अलग सामाजिक वर्ग जो होते हैं इनके बीच में शांति को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी और इसी कारण से इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर ले तो श्रमिक के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर है। श्रमिक कहने का मतलब है काम करने वाले जो भी श्रमिक हैं, जो लेबर होते हैं, उनके लिए यह एक उनके अधिकार के लिए बात करता है, उनके न्याय के लिए बात करता है। आप दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं उनके सैलरी के लिए बात करता है। ये 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों के रूप में जाना जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीक सहायता प्रदान करना। अन्य विकासशील राष्ट्रों का मतलब है जितने भी देश हमारे विकासशील पद्धति पे अभी चल रहे हैं उनको भी यह मदद कर रहा है, उनको भी ये हेल्प कर रहा है, कई तरीकों से हेल्प कर रहा है, जैसे कि पैसों का मदद हो गया, शांति का मदद हो गया, क्षेत्रीय विकास का मदद हो गया, आर्थिक विकास का मदद हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसी के अंतर्गत जाने पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने अभी तक के स्लाइडों के अंदर अंतरराष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन की बात की है, जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कैसे निर्माण हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार किन कारणों से मिला है इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका निभाई। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहला पॉइंट है महामंदी के दौरान, मतलब बहुत ज्यादा जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इस दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपना योगदान दिया था। मतलब जब
किसी भी श्रमिक को कोई काम ही नहीं मिल रहा था, कोई कार्य नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई मजदूरी उन्हें नहीं मिल रहा था, किसी भी प्रकार के काम नहीं प्राप्त हो रहे थे। ऐसे समय को हम महामंदी का समय कहते हैं। तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया, इन्हें काम दिलवाने का कार्य अपने ऊपर लिया। नेक्स्ट है विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। विऔपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि औपनिवेशीकरण के कारण जिन लोगों के नौकरी के ऊपर खतरा हो जाता है या श्रम के ऊपर खतरा हो जाता है या उनके कारोबार के ऊपर खतरा हो जाता है, ऐसे जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो अपना कार्य को करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोलैंड में सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की स्थापना। पोलैंड में जो सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के योगदान से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर विजय। हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से काले और गोरे लोगों के बीच में लड़ाइयां चल रही थी और काफी लंबे समय तक चला ये। और हमारे भारत के महात्मा गांधी भी इसमें कई सालों तक अपना योगदान दिए। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका में ये रंग भेद जो था, जो इसकी लड़ाइयां हो रही थी, जो गृह युद्ध चल रहा था, इनको समाप्त करने में अपना अहम योगदान दिया था। नंबर 6 हमारा कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सबसे पहले इसकी स्थापना की अगर बात कर लें तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर आपको जानना है तो इसके हेडक्वार्टर लंदन में है। लंदन में इसका सबसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है? तो यह एक स्वयं सेवी संगठन है। स्वयं सेवी संगठन कहने का मतलब है ये खुद के सहयोग से चल रहा संगठन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी अन्य देश के माध्यम से या फिर किसी फंड के माध्यम से या फिर किसी सरकारी योजना के माध्यम से नहीं चल रहा। यह स्वयं सेवी संगठन है, खुद के लोगों के माध्यम से सहयोग से बनाया गया संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। जब भी बात हम ह्यूमन राइट्स की करेंगे तो वहां पे मानवों के अधिकार के लिए, इंसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह अभियान चलाता है। 7वां पॉइंट हमारा है ह्यूमन राइट्स वॉच। अब ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए यह स्थापना कब हुआ। 1978 में इसका स्थापना हुआ है ह्यूमन राइट्स वॉच का, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इसके मुख्यालय मतलब जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थापित है। उद्देश्य क्या है ह्यूमन राइट्स वॉच का? तो यह भी एक स्वयं सेवी संगठन है और मानवाधिकारों की वकालत करता है, इंसानों के अधिकारों की वकालत करता है, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मानव के अधिकारों की वकालत करता है। अगर इंसान के हक में किसी प्रकार का फैसला अगर गलत हो जा रहा है तो ऐसे में ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके हित की बात करता है, उसके लिए लड़ाइयां लड़ता है, उसके लिए वकालत करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो देखिए शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार हुए हैं? तो सोवियत संघ बिखर गया। शीत युद्ध के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है सोवियत संघ बिखर गया, विघटित हो गया, टूट गया। अमेरिका इसके बाद सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन गया, क्योंकि दो ध्रुवीयता का जो है यहाँ पे एक ध्रुवीयता का अंत हो गया। क्योंकि दो ध्रुवीय देश जो थे, एक तरफ हमारा पूर्वी यूरोप था, एक तरफ हमारा दूसरा यूरोप था। तो ऐसे में क्या है कि एक तरफ का जब हमारा शक्ति खत्म हो गया तो दूसरे तरफ की शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया इसके बाद अमेरिका का जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों में आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। इसके अलावा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। मतलब कि पहले के समय की अगर हम बात कर ले तो जब ये युद्ध चल रहा था, काफी लंबे समय तक ये युद्ध चला था, तो उस समय अमेरिका और रूस के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर अभी की बात कर ले तो उस समय से बेहतर है अमेरिका और रूस के संबंध। हालांकि दोस्ती तो अभी भी आप नहीं कह सकते हो, दोनों एक दूसरे को मरने मारने की नजर से ही देखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। अगर हम चीन को कहें तो चीन वाकई में बहुत तेजी से अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और बहुत तेजी
तेजी से वो आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत भी उसके पीछे बढ़ ही रहा है, भारत भी कोई कमजोर देश नहीं है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया महादेश जो है, कंटिनेंट जो है, इसके अंदर कई सारे देश हैं और वो सारे देश तरक्की कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। अनेक नए देश कहने का मतलब है, हमने आपको बताया था 50-55 देशों के साथ ही इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अभी 193 कंट्रीज इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान समय में। तो ये देशों के अग्रसर होने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश थे और पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश थे। साम्यवादी व्यवस्था के बारे में भी हमने बात कर रखा है पहले के चैप्टर में। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी कड़ी जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, ये सब देखने को मिला। पूरे विश्व के लिए यह समस्या थी। जनसंहार का मतलब होता है इंसानों का कत्ल। गृह युद्ध के मतलब होता है कि अपने ही देश के अंदर, अपने ही घरों में, अपने ही राज्यों में एक दूसरे के साथ लड़ाइयां। जातीय संघर्ष कहने का मतलब है एक जाति से दूसरे जाति का लड़ाई होना। आतंकवाद कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आजकल के समय में आपने देखा है कि आतंकवादी संगठन कैसे एक दूसरे देशों को नीचे स्तर पर झुकाने की कोशिश करते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परमाणविक प्रसार। मतलब जिस प्रकार से परमाणु हथियारों का बहुत तेजी से लोग इच्छा रख रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार हो जिससे वो अपने आप को शक्तिशाली बना सके। इसके बाद है जलवायु में बदलाव, जैसे कि विश्व उष्णन की बात कर ले, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ले, पर्यावरण की हानि की बात कर ले, महामारी की बात कर ले। तो ये सारे मुद्दे भी ऐसे मुद्दे हैं जो आपको शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा, मतलब कि किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या किसी देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके साथ पीड़ितों की सहायता तथा इसको हिंसा करने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। यही है हमारा अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जो किसी भी देश के अंदर लड़ाई झगड़े हिंसा होने को रोकता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। और हिंसा में अगर कोई पीड़ित हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो उसको भी ठीक करने में, दवाई वगैरह करवाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रीन पीस। 1971 में स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। अब ग्रीन पीस क्या है, ये तो पहले तो ये जान लीजिए कि 1971 में इसकी स्थापना हुई। पीस फाउंडेशन भी इसको कहते हैं, मतलब कि शांति के लिए जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका नाम है। विश्व समुदाय में मतलब पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं 195 के 195, और अभी वर्तमान में आप ऐसे कह सकते हैं 193 भी है, क्योंकि दो ऐसे जगह है जिनको अभी देश का दर्जा ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन सभी का काम क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना, पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण से जुड़े कानूनों का निर्माण करना, और कानून नहीं बन रहा है तो कानून बनाने के लिए दबाव डालना। ये सारे काम ग्रीन पीस के होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये किस प्रकार के कार्यों को करता है, ये सभी इस चैप्टर में आपने सही तरीके से जान लिया। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।